Hello everyone, welcome to High Marks Academy. This is Sania Khan, your biology educator. टॉपिक चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स के अंदर होता है उसमें हम ये इस इवेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, इसमें जो आगे के फर्दर पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस देखकर पता कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड और एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स किस इवेंट के अंदर आते हैं वो अभी समझते हैं। ठीक है, ये देखो, अभी तक जो क्लासेस में लेती आ रही हूँ इसमें हम इस पूरे इवेंट को, इस स्ट्रक्चर और इसके इवेंट्स को 3 फेजेस में डिवाइड करते आ रहे हैं। ओके, एक क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या क्या देखा था? प्री फर्टिलाइजेशन में हमने स्टेमेन का बनना देखा है और पिस्टिल का बनना देखा है। पिस्टिल के अलावा हमने पॉलिनेशन देखा है। ओके, क्या हो रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो जाना चाहिए वो इसके अंदर आता है। हमने स्टेमेन देखा है, स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। हमने पिस्टिल देखा है, जो पिस्टिल है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसके बाद इन दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो गेमीट्स बन जाएंगे और गेमीट्स को कैरी करने वाले जो गेमीटोफाइट होंगे, मेल गेमीटोफाइट जो कि होगा यहाँ पे पोलन ग्रेन और यहाँ पे मेल गेमीटोफाइट जो होगा एम्ब्रियो सैक, उनके अंदर दोनों मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होगा। तो वो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेल गेमीटोफाइट को फीमेल गेमीटोफाइट तक ट्रैवल करना होगा। तो वो होता है पॉलिनेशन के थ्रू। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इनके बारे में बात हो चुकी है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट है जहाँ पे दोनों गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमने देखी थी कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, 2 फर्टिलाइजेशन है, 2 इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये हमने ये भी कवर कर लिया है। इसके बाद अब हम आ सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या इवेंट्स आगे बढ़ते हैं। यही है हमारे इस वीडियो का मेन पॉइंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले बनते हुए हमें दिख जाएगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनेगा। इसके अलावा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। उसके अलावा बनेगी सीड और लास्ट में बन जाएगा हमारा फ्रूट। क्या क्या है हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट। इन सब के बारे में 1 बाय 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले फ्लो चार्ट का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, इससे क्या है, पूरा इवेंट क्लियर हो जाता है कि हम करते क्या आ रहे हैं और ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ये सारे इवेंट्स। ओके, चलो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो मैंने अभी बताया था, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है ये। इन एंजियोस्पर्म सेवरल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल एंड ओवरी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर ही हुआ है, इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ओव्यूल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ओके, तो क्या बन रहा है? एक तो हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू टू फीड द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होने वाला है? जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा उसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन की नीड है वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराएगा। ओके, इसके अलावा क्या है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इनटू अ मैच्योर प्लांट एम्ब्रियो। जो जाइगोट बना था डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वो आगे डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। ओके, तो क्या क्या बन रहा है हमारा, एंडोस्पर्म बन रहा है और एम्ब्रियो बन रहा है। उसके बाद जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो ओव्यूल था उसके अंदर क्या हो रहा है, ओव्यूल मैच्योर कर रहे हैं सीड के अंदर, ओव्यूल बना लेते हैं सीड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टेड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट। ओव्यूल बन गई थी सीड, उसके बाहर जो ओवरी थी उसने क्या बना लिया है, फ्रूट। राइपनिंग ऑफ द ओवरी वॉल टू फॉर्म द फ्रूट पेरिकार्प। ठीक है, ओवरी फ्रूट बनेगी और ओवरी की वॉल बन जाएगी फ्रूट वॉल, जो कि होती है हमारी पेरिकार्प। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कौन कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली जान लेते हैं। चलो, आता है हमारा एंडोस्पर्म। सबसे पहले एंडोस्पर्म जो है कैसे बनता है, कब बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के वक्त बनता है एक तो। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारा ये स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला है। देखो क्या है, अराइजेस फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है देखो यहाँ पे हमारे एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, इसके पास जाता है एक हमारा मेल गैमीट, यहाँ एक मेल गैमीट जाता है, इनका फ्यूजन होता है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे इधर इस वाले मेल गैमीट का N और फीमेल गैमीट, फीमेल यहाँ से 2 न्यूक्लियस आ रहे हैं N N N, तो टोटल कितना बन जाता है 3N। आया समझ में ट्रिपल फ्यूजन क्यों हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा है, क्योंकि सेंट्रल सेल में बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उससे एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करता है। टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। 3N कंडीशन एक साथ कंबाइन करके बना लेती है 3N। ओके, देखो क्या लिखा है, डेवलप्ड फ्रॉम PEN प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये हमारा बनता है PEN। ठीक है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है। PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, PEN का ये मतलब है। ओके, तो क्या है यहाँ पे हमारे फ्यूजन के बाद ये जो 3N स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं PEN, और PEN आगे डेवलप होके बना लेता है एंडोस्पर्म। आगे ये बात समझ में क्लियर हो गया, कहाँ बन रहा है और कब बनता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है और किन के बीच में हो रहा होता है। एंडोस्पर्म इस ट्रिप्लॉइड 3N टिश्यू है, समझ में आ गया ये। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। पैक्ड विद न्यूट्रिएंट रिजर्व्स टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो नरिशमेंट की जरूरत होगी वो हमें एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराएगा। कंप्लीटली एब्सेंट इन फैमिलीज, कुछ फैमिलीज में ये एब्सेंट रहता है, उनके एग्जाम्पल है ऑर्किडेसियाई, पोडोस्टेमेसियाई और ट्रैपेसियाई। ठीक है, इनके ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एंडोस्पर्म हमारा एब्सेंट रहता है। चलो, इसके बाद हम कुछ प्लांट के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं यहाँ पे जिनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंडोस्पर्म पाया जाता है, मतलब एक अलग तरह का एंडोस्पर्म उनके अंदर प्रेजेंट है। जैसे सीरियल्स हैं तो उसके अंदर स्टार्ची या प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये एलुरोन लेयर क्या है ये हम आगे जब हम सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एलुरोन लेयर है क्या। इसके बाद देखो कैस्टर और कोकोनट में किस तरह का पाया जाएगा, ऑयली एंडोस्पर्म पाया जाएगा। आइवरी पाम और डेट पाम के अंदर सेल्यूलोजिक और हेमीसेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म पाया जाएगा। बीटल नट और डेट पाम के अंदर स्टोनी एंडोस्पर्म, स्टोनी मतलब हार्ड एंडोस्पर्म पाया जाएगा। इनोथेरा के अंदर डिप्लॉयड एंडोस्पर्म पाया जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा है, ट्रिप्लॉयड ही एंडोस्पर्म होता है, बट इस कंडीशन में इनोथेरा के अंदर क्या होने वाला है, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक अलग शो कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या बताया था अभी हमने, किससे बनता है? पीईएन से, पीईएन से बन रहा था। ठीक है, तो यहां से यहां तक का सफर, ठीक है, एंडोस्पर्म जो बन रहा है, एंड प्रोडक्ट जो एंडोस्पर्म बन रहा है, ये किन किन तरीकों से बन रहा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है जिससे एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, एक बनेगा हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अलावा दूसरा होता है सेल्यूलोजिक, सॉरी सेल्यूलर। अभी सेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म पढ़ा था तो वही दिमाग में रह गया। सेल्यूलर, सेल्यूलर एक है फ्री न्यूक्लियर, एक है सेल्यूलर। इसके अलावा तीसरा हमारे पास आता है हेलोबियल। क्या है तीसरा? हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीन तरह के क्या देखे हैं हमने, एक तो फ्री न्यूक्लियर रहेगा, एक क्या रहेगा सेल्यूलर रहेगा, और एक रहेगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। ओके, अब ये जो सारे एंडोस्पर्म है ये इनको हम इंडिविजुअली जान लेते हैं, ये इन सबके डेवलपमेंट आखिर हो कैसे रहे हैं और इनको अलग अलग नाम क्यों दिया है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। हाँ, तो आ गया है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसे पहला जो मैंने बताया था वो है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा था? पीईएन से। ठीक है, पीईएन से हो रहा है, ये हमारा पीईएन है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब देखो इसमें आगे डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आगे क्या होता है, ये जो इसका न्यूक्लियस है ये मल्टीपल डिवीजन करता है थ्रू माइटोसिस। ठीक है, अब ये बहुत सारे डिवीजन करने वाला है, तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, कैसे बनेंगे? एक से दो, दो से चार, इस तरह से क्या होगा, इनका नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा। क्या हो गया, ये मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन हो गई है, और ये न्यूक्लियस क्या है, इसमें अंदर सराउंडेड यहाँ पे हो चुका है, खूब सारे न्यूक्लियस हो चुके हैं। बट न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो डिवीजन होने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। क्या हुआ है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है बट उसके साथ सेल वॉल भी अलग अलग बननी चाहिए थी नए सेल्स बनने के लिए, बट वो यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस अरेंज रहते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कुछ केसेस में जाके इन लेटर स्टेजेस यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम कहें तो है कोकोनट वाटर। कोकोनट के अंदर जो आपका वाटर वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। मोस्ट कॉमन पाथवे फाउंड इन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इसी पाथ से होता है। किस पाथ से? फ्री न्यूक्लियर पाथ से। इसमें क्या होगा, रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। ठीक है, बार बार न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN undergoes series of mitotic divisions without cytokinesis। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन, वो यहाँ नहीं हो रहा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। फ्री न्यूक्लियाई स्टेज generates a large number of free nuclei inside the central cell। सेंट्रल सेल में ही तो PEN सिचुएटेड था, वहीं पे क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बनते चले जा रहे हैं। ओके, सब्सिक्वेंट वॉल फॉर्मेशन क्या बोला था मैंने, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वॉल फॉर्मेशन हो जाए। सेल वॉल्स डेवलप सेंट्रीपिटली फ्रॉम द बाउंड्री इनवर्ड कन्वर्टिंग इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। सेंट्रीपिटली बाउंड्री इनवर्ड मतलब बाहर से बाउंड्री स्टार्ट होते होते अंदर पहुंच जाना और पूरा सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाना। ओके,
एग्जाम्पल क्या क्या है इसके अंदर, कॉटन, मेज, कोकोनट वाटर, जिसकी अभी मैंने बात की। कोकोनट वाटर क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ में आ गया कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है और कैसे चल रहा है इसका काम। ओके, चलो आगे हम नेक्स्ट तरीके का देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। सेलुलर मोड ऑफ किसका डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का। ठीक है, एंडोस्पर्म का भी हमने 3 देखे थे स्टार्टिंग में, क्या था, एक तो था फ्री न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर, तीसरा हेलोबियल। तो अब हम दूसरे सेलुलर मोड में आ गए हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम, जो हमारा PEN का न्यूक्लियस है, ठीक है, PEN का न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा और साथ साथ में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होता रहेगा। क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी होता जा रहा है, मतलब बहुत सारे सेल बनते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको कहा है सेलुलर मोड। सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट किसका है, सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का। चलो इसको पढ़ते हैं। इमीडिएट साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद इमीडिएट साइटोकाइनेसिस होती है। फ्री न्यूक्लियर स्टेज यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN इज इंस्टेंटली फॉलोड बाय सेल वॉल कंस्ट्रक्शन यानी कि साइटोकाइनेसिस। ओके, नो फ्री न्यूक्लियर स्टेज यहाँ पे दिखने को मिलती। टिश्यू रिमेन सेलुलर थ्रू आउट इट्स ग्रोथ, सेलुलर ही रहेगा, फ्री न्यूक्लियर स्टेज यहाँ नहीं मिलती। एग्जाम्पल क्या है, पेट्यूनिया और दतुरा है। इसके अलावा कोकोनट में जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है हमारा, वो हमारा सेलुलर है। अंदर का तो क्या बताया, अंदर का वाटरी पोर्शन क्या है, फ्री न्यूक्लियर, और जो उसको सराउंड करने वाला व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो कौन सा होता है हमारा, सेल्यूलर। कोकोनट में द क्लियर कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट्स फ्री न्यूक्लियर, while the edible inner white flesh जो कि कर्नल कहते हैं जिसको, is the cellular endosperm। आए यहां तक समझ में, ठीक है। यहां तक हम 2 तरह के एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं, कौन से, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। अब आते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म के ऊपर, ठीक है, हेलोबियल मोड ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होने वाला है, हेलोबियल मोड को हम कई बार कहते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच में। दोनों कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारा PEN है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिवाइड होके यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स बनते हैं, ठीक है, एक माइक्रोपाइल रीजन में, एक चलाजर रीजन में। माइक्रोपाइल रीजन में जो कंपार्टमेंट बनता है वो थोड़ा बिगर इन साइज होता है और चलाजर वाला थोड़ा स्मॉलर होता है। ओके, अब जो माइक्रोपाइल वाला बिगर कंपार्टमेंट है वहां पे होने वाला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं विदाउट साइटोकाइनेसिस, कोई साइटोकाइनेसिस यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पे जो नीचे वाला स्मॉल पोर्शन है वहां पर क्या होगा, हमें एक तरह का सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों मिल जाते हैं। आ रही है चीज समझ में, दोनों देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट। This division is not followed by cytokinesis initially. It produces 2 unequal chambers. Micropylar chamber larger है और chalazer chamber is smaller. The micropylar chamber usually undergoes further nuclear divisions. The chalazer chamber may remain smaller and show limited development. This is intermediate between nuclear and cellular types of endosperm और example इसका रहेगा Vallisneria और हाइड्रिला। वैलेस्नेरिया और हाइड्रिला दोनों हमने किसमें देखे थे, किसमें देखे थे, जो हमारे हाइड्रोफिली था, वाटर में जो पॉलिनेशन हो रहा था, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स है, वैलेस्नेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, हमारे हेलोबियल मोड ऑफ डेवलपमेंट के एंडोस्पर्म के, जिसमें क्या हो रहा है, एक इंटरमीडिएट कंडीशन बन रही है फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर के साथ में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हमारे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट किस किस तरह से हो रहे हैं। इसको देखो इस डायग्राम के साथ और समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऐसे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई में डिवाइड कर चुका है विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म में
यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ वैसे ही साइटोकाइनेसिस हो गई, वैसे ही वॉल फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बन गए हैं एंडोस्पर्म में। ओके, हेलोबियल में क्या हो रहा है, देखो दो चेंबर बने, माइक्रोपाइलर चेंबर और चलाजल चेंबर। और माइक्रोपाइलर में क्या दिख रहा है हमें, फ्री न्यूक्लियाई बनते हुए, और चलाजल में दिख रही है सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई है एंडोस्पर्म की। ठीक है, आ गए समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एंडोस्पर्म बनने के बाद उसका फेट क्या रहता है। फेट मतलब आगे क्या होगा, उसकी किस्मत क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जब सीड्स में देखेंगे तो एंडोस्पर्म कई बार मिलता है और कई बार उसके रेमिनेंट्स नहीं मिलते, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक में और एंडोस्पर्मिक में। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होगा कि एंडोस्पर्म ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, और एंडोस्पर्मिक में क्या होगा, एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा। जब सीड हमारे हाथ में आएगी तो उसमें एम्ब्रियो भी है और एंडोस्पर्म भी हमें दिख रहा है। देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये चीज क्लियर है। बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर इसे एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ओके बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रायर टू सीड मैच्योरेशन। सीड मैच्योर पूरी होगी उससे पहले ही एम्ब्रियो पूरा अच्छे से डेवलप हो जाना चाहिए। उसके प्रोसेस में क्या होगा, एंडोस्पर्म हमारा कंज्यूम हो चुका होगा, तो इसलिए वो सीड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल क्या है, पी, बीन्स और ग्राउंडनट। इसके अलावा देखो यहाँ पे एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं। इसके अंदर कैसे हैं, एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग सीडलिंग जर्मिनेशन। मतलब बचा हुआ है तो जर्मिनेशन के टाइम पे काम आ जाएगा। मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज और बार्ली। कोकोनट के तो हमने देख ही लिए, इसमें तो दो तरह के एंडोस्पर्म है, एक तो सेलुलर भी है और एक फ्री न्यूक्लियर भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स के, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं, एंडोस्पर्म हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंडोस्पर्म यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद अब हमें जानना है कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, क्योंकि हमारे देखो ये जो इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स की बात की थी हमने, चलो वो आई थिंक मिट गया है, वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब हमने इवेंट्स की बात की थी उसमें क्या बताया था, सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा, ऐसे बताया था मैंने, सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा। ओके, उसके बाद मैंने बताया था एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो कैसे बनता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, हमें वो जानना है। ठीक है, चलो अब इसके लिए जानने से पहले क्या पता होना चाहिए हमें, वो बनता कहाँ है। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर यहाँ पर है हमारे सिनर्जिड्स और ये है एग सेल। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स है और ये हमारा एग सेल है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पर मेल गैमीट आता है हमारा, मेल गैमीट यहाँ पर आता है और यहाँ पे फ्यूजन करता है। ओके, यहाँ पे एक मेल गैमीट और एक एग सेल का न्यूक्लियस फ्यूजन करता है और क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। नहीं, पहले जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो। तो जाइगोट बना लेता है जो होता है 2n। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जब एंडोस्पर्म बन रहा था, जब PEN बन रहा था, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे थे ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को जहां पे हमारा जाइगोट बन रहा है 2n, उसको हम कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं, सिनगेमी। ओके, अब जाइगोट बन चुका है, जाइगोट से आगे डेवलपमेंट किसका होने वाला है, एम्ब्रियो का होने वाला है। ठीक है, ये डेवलप होके बनाएगा हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो अब हम इसमें जानते हैं। ओके, चलो
ओके, अब देखो हमारा जो जाइगोट है, दिस इज आवर जाइगोट, ठीक है, ये बन चुका है। ओके, इसका क्या है प्लॉइडी, 2n इसकी प्लॉइडी है। ओके, अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये आगे 2 सेल में डिवाइड होने वाला है। ओके, ये 2 सेल में डिवाइड होने वाला है। इन 2 सेल में से अपर सेल जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में होगा, क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन में है, ठीक है, उस सेल को ये क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर। क्या है इस सेल का नाम, सस्पेंसर सेल, दिस इज सस्पेंसर। ओके, इसके अलावा जो चलाजल पार्ट में बनेगा उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल। यह है हमारा एम्ब्रियोनल सेल जो कहाँ बन रहा है, चलाजल एंड पर बन रहा है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो इसको इसी कलर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या होता है, सस्पेंसर सेल और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये दोनों अलग अलग तरीके से अब आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो ये सस्पेंसर सेल है, देखो ये आगे जाके क्या बनाएगा, सस्पेंसर सेल आगे जाके और डिवीजन करते हुए एक सीरीज ऑफ सस्पेंसर सेल्स बनाने वाला है। कैसे, एक सीरीज बनाता है, देखो इस तरह से, उसके ऊपर एक और सेल, उसके ऊपर एक और सेल, ऐसे 6 to 10 सेल का ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, किसका, सस्पेंसर सेल्स का। ओके, क्या है ये सारे, सस्पेंसर सेल्स। ओके, अब ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं इसमें जो एकदम अपर वाला, अपर मोस्ट जो सेल होता है वो क्या करता है, देखो वो थोड़ा सा बिगर हो जाता है, जो एकदम अपर वाला है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, ये वाला हो जाएगा सबसे बड़ा, और इस सेल को हम कहते हैं हॉस्टोरियम। क्या कहेंगे इसे, हॉस्टोरियम। ओके, और जो सबसे लोअर मोस्ट सेल होगा, इस क्या है, ये जो लीनियर अरेंजमेंट है, इसके जो लास्ट सेल है इसका नाम होगा हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये चीज क्लियर है। सस्पेंसर सेल ने क्या बनाया है, एक सीरीज ऑफ सस्पेंसर सेल्स बनाया है, जिसका सबसे अपर मोस्ट रीजन जो माइक्रोपाइलर रीजन में है उसको क्या कहते हैं हम, हॉस्टोरियम। देखो माइक्रोपाइलर है, यहां मैं लिख भी देती हूँ, क्या है ये, माइक्रोपाइलर रीजन है। अभी यहाँ पे मैं चलाजल रीजन बता दूंगी। ओके, और सबसे लोएस्ट वाला कौन सा है, हाइपोफाइसिस। इसके बाद देखते हैं कि एम्ब्रियोनल सेल कैसे डिवाइड करता है। एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगा, एक तो बिगर होगा और उसके साथ क्या करेगा, लेटरल और ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। उसके बाद ये क्या बनाने वाला है, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाने वाला है। कौन, हमारा एम्ब्रियोनल सेल। आगे डिवाइड होके ये एक ऑक्टेंट स्टेज बना रहा है जो कि 8 न्यूक्लियस की होती है, 8 सेल की होती है। क्या बन गया है यहाँ पे, एक ऑक्टेंट बन गया है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्टेंट बन गया है। और इसके अंदर, इस ऑक्टेंट के अंदर 2 टीयर्स होते हैं। ऑक्टेंट के अंदर 2 टीयर्स हैं, एक का नाम होता है एपीबेसल टीयर और एक का नाम होता है हाइपोबेसल। ठीक है, इस ऑक्टेंट में 2 टीयर हैं, अपर वाला है एपीबेसल और लोअर वाला है हाइपोबेसल टीयर। ओके, अब देखो ये जो ऑक्टेंट है इसके अंदर हमें अर्ली स्टेज के कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि प्रो एम्ब्रियो मिलेगा, प्रोटोडर्म मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू भी मिलेगा।
ओके अब देखो ये जो एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स है ये आगे जाके जो हमारा एम्ब्रियो बनने वाला है प्रॉपर, उसके क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स को फॉर्म करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, देखो आगे जाके क्या हो रहा है, ये हमारा सस्पेंसर सेल का लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके इसके अलावा ये जो हमारा ऑक्टेंट था, अब ये एक हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है ये, हार्ट शेप्ड। ओके ये बन जाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो प्रोकैम्बियम भी देखने को मिलेगा। रुको मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। प्रोकैम्बियम, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा, और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा इसमें प्रोटोडर्म। ओके अब ये बन गया हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसके बाद ये और डेवलप होके जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है ये और आगे डेवलप होगा और लंबे कॉटिलेडन्स बनाएगा। ठीक है, ये कौन बनाएगा, देखो ये जो हमारे, चलो रेड से कंटिन्यू करते हैं, ये जो हमारे एपीबेसल सेल्स हैं, ठीक है, ये एपीबेसल सेल्स क्या बनाने वाले हैं हमारे, एक तो बनाने वाला है कॉटिलेडन और बनाने वाला है प्लूम्यूल। ठीक है, एपीबेसल सेल क्या बनाने वाले हैं, एपीबेसल जो हमारी टीयर है वो क्या बनाएगी, कॉटिलेडन्स बनाएगी और प्लूम्यूल बनाएगी। जो हमारे हाइपोबेसल सेल है, हाइपोबेसल जो टीयर है वो क्या बनाने वाला है हमारा, एक तो हाइपोकोटाइल और इसके अलावा बनाने वाला है रेडिकल। ठीक है, जो प्लूम्यूल होता है वो हमारे शूट का प्रिमोडियल होता है, मतलब यहाँ से शूट का डेवलपमेंट होगा, और रेडिकल हमारा रूट का प्रिमोडियम होता है, मतलब यहाँ से रूट बनने वाली होती है। ठीक है, रेडिकल कहाँ से बनेगा हमारा, हाइपोबेसल टीयर से। और ये जो हमारा सस्पेंसर सेल का ये एक लीनियर स्ट्रक्चर था, इसमें जो लोएस्ट वाला सेल था हाइपोफाइसिस, ये बनाता है हमारा रूट का टिप। ओके क्या हो रहा है, अब ये हमारे जो सस्पेंसर सेल है और ये जो एम्ब्रियो बनेगा ये हार्ट शेप, आगे जाके कॉटिलेडन्स बनेंगे। कॉटिलेडन का जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, उस अटैचमेंट पॉइंट के अपर वाला रीजन हमारा प्लूम्यूल रहता है और अटैचमेंट के लोअर वाला रीजन हमारा रेडिकल रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एम्ब्रियोजेनी कैसे हो रही है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Unequal division, the zygote divides transversely into a large suspensor cell जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे है एंड द स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल जो कि चलाजल एंड पे है। अभी हमने देखा ये यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे सस्पेंसर सेल और चलाजल एंड पे एम्ब्रियोनल सेल देखा हमने। इसके अलावा सस्पेंसर फॉर्मेशन हो रहा है। सस्पेंसर सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू प्रोड्यूस अ 6 to 10 celled column. Top cell swells and swollen, which is called haustorium, और bottom cell form hypophysis, which later gives rise to the root tip. ये अभी हमने बात की इसके बारे में। ऑक्टेंट स्टेज बनेगी कहाँ से, एम्ब्रियोनल सेल से बनेगी। एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोज वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन, ये मैंने बताया था अभी, टू फॉर्म 8 सेल्ड यानी 2 टीयर का एम्ब्रियो बनाता है। इसके बाद इसमें ऑर्गन डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो एपीबेसल टीयर है वो क्या बनाएगा, कॉटिलेडन्स बनाएगा और प्लूम्यूल बनाएगा। क्या बना रहा है, कॉटिलेडन्स और प्लूम्यूल। हाइपोबेसल टीयर क्या करेगा, गिव्स राइज टू हाइपोकोटाइल एंड पार्ट ऑफ रेडिकल। स्ट्रक्चरल ट्रांजिशंस, द एम्ब्रियो ट्रांजिशन सब्सिक्वेंटली इनटू ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट शेप्ड और फाइनली मैच्योर स्टेज। ठीक है, सबसे पहले ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट बना है और हार्ट और डेवलप होकर क्या बन जाएगा हमारे कॉटिलेडन्स। देखो एपीबेसल मैंने अभी बताया है आपको, एपीबेसल कॉटिलेडन और प्लूम्यूल में डेवलप हो जाएंगे, हाइपोबेसल हाइपोकोटाइल और
रेडिकल में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलो और ढंग से देख लेते हैं, इसमें और चीज समझ में आ जाएगा। जाइगोट हमारा 2 सेल स्टेज में देखो सस्पेंसर और एम्ब्रियो में डिवाइड हुआ। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है 4 सेल स्टेज, उसके बाद ऑक्टेंट स्टेज यहाँ बन गई है, डर्मेटोजेन है, ऊपर हॉस्टोरियल सेल है। ये वाला पोर्शन क्या था हमारा हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। उसके बाद क्या होगा, हाइपोफाइसिस हमारा रूट कैप बना लेगा और यहाँ पे प्रोकैम्बियम, ग्राउंड स्टेम, ग्राउंड मेरिस्टम और डर्मेटोजन सब पाई जाएगी। उसके बाद ये हमारी हार्ड स्टेज आ गई है। उसके बाद देखो ये हमारी कॉटिलेडन्स आगे और डेवलप कर गई हैं। ठीक है, ये हमारा मेच्योर एम्ब्रियो आ गया है यहाँ पे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से डेवलप होके। ओके, इसका एक बार और स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, जो भी हमने एम्ब्रियो बनाया है वो क्या बना है, देखो यहाँ पे क्या बना है, ये हमारा हाइपोकोटाइल है। ये देखो जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच कर रहे हैं उसके ऊपर का रीजन प्लूम्यूल है और उसके लोअर रीजन रेडिकल है। ये हमारे 2 कॉटिलेडन है, डाइकॉट प्लांट है इसलिए 2 कॉटिलेडन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा रूट कैप है। ओके, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को पासिंग थ्रू द सॉइल। A mature dicotyledonous embryo comprises an embryonal axis attached to the 2 cotyledons. पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसमें क्या क्या है, एपिकोटाइल है, पोर्शन ऑफ एक्सिस अबव कॉटिलेडनरी अटैचमेंट टर्मिनेट्स इनटू एम्ब्रियोनिक शूट टिप यानी कि प्लूम्यूल। ये वाला पोर्शन इसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाइपोकोटाइल सिलेंड्रिकल रीजन बिलो कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के बिलो वाला रीजन, टर्मिनेट्स इनटू एम्ब्रियोनल रूट टिप जो कि रेडिकल बनती है। ओके, इसके अलावा देखो रूट कैप प्रोटेक्टिव थिम्बल लाइक कवरिंग एनक्लोजिंग द रेडिकल टिप। ये हो गई है हमारी डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर और इसका डेवलपमेंट कैसे होगा ये पूरा हमने जान लिया है डिटेल में। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो। ओके, चलो आगे मोनोकॉट पे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मोनोकॉट्स, इसके अंदर देखो मेन डेवलपमेंट वही रहने वाला है जिस तरह से एम्ब्रियो हमारा डाइकॉट में डेवलप हुआ है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या आने वाला है कि यहाँ पे ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉटिलेडन है। इसका मतलब है सिर्फ एक कॉटिलेडन यहाँ पे बनने वाला है। जैसे हमारा वो हार्ट शेप बना था उसके बाद 2 कॉटिलेडन्स बने थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे सिंगुलर कॉटिलेडन बनता हुआ हमें दिखेगा। इनिशियल ट्रांसवर्स डिवीजन वही, जाइगोट डिवाइड्स हॉरिजॉन्टली इनटू माइक्रोपोइलर सस्पेंसर एंड चलाजर एम्ब्रियोनल सेल। 3 सेल स्टेज यहाँ पे क्या होगी, वापस क्या एम्ब्रियोनल सेल अंडरगो करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन और जनरेट अ टॉप सेल एंड अ मिडिल सेल। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा जैसे वहां बना था। टर्मिनल सेल अंडरगोज फर्दर परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन यील्डिंग अ स्फेरिकल ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, जैसे वहां एम्ब्रियो सेल का, एम्ब्रियोनल सेल का डिवीजन हो रहा था। अब क्या है यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन डिफरेंशिएशन होगा। अनलाइक डाइकॉट्स, मोनोकॉट एम्ब्रियोज डेवलप ओनली 1 फंक्शनल कॉटिलेडन पोजिशन लेटरली टूवर्ड वन साइड ऑफ द एक्सिस। उसमें क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड कॉटिलेडन थे, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पे कॉटिलेडन लेटरली प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे स्टेजेस कैसे हो रही है, ग्लोबुलर तक ये सब सेम है, हार्ट शेप यहाँ बना, उसके बाद मेच्योर एम्ब्रियो में जहां पे वहां 2 इस तरह की कॉटिलेडन्स बन गई थी, यहाँ पे नहीं बनी है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलेडन बनी है जिसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं उस कॉटिलेडन को, स्क्यूटेलम। आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर, टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो का, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन है। देखो ये रहा स्क्यूटेलम, जो इसका एक कॉटिलेडन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेटरली यहाँ पे लाए कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा प्लूम्यूल होता है वो कवर्ड रहता है, देखो ये कोलियोप्टाइल से, और जो हमारा रेडिकल होता है वो कोलियोराइजा से कवर्ड रहता है। अब इसके अंदर जो एक सेकेंडरी दूसरा वाला कॉटिलेडन जो हमारे डाइकॉट में बन रहा था, उसका एक रेजिड्यू बच जाता है जिसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। ये एपीब्लास्ट क्या है, वो रेजिडुअल है जहां से दूसरा कॉटिलेडन बनने वाला था। ओके, ये है हमारा एक सिंगल स्क्यूटेलम कॉटिलेडन। ओके, स्क्यूटेलम अ सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडन अटैच्ड लेटरली टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टेड शीथ एनक्लोजिंग कौन सा, एनक्लोजिंग रेडिकल एंड रूट कैप एट द लोअर एंड। ये रहा हमारा
कोलियोराइजा. Epicotyle and coleoptile. Epicotyle lies above the scutellum attachment containing the shoot apex enclosed in a hollow leaf-like sheath called coleoptile. क्या बताया था, जो प्रिम्यूल वाला रीजन होता है, एपिकोटाइल वाला रीजन होता है, वो कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट से अबव होता है. वही यहाँ पे बात हो रही है. एपीब्लास्ट क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया, ये रहा एपीब्लास्ट. रिड्यूस्ड रेमिनेंट ऑफ द सेकेंड कॉटिलेडन फाउंड इन सर्टेन ग्रास स्पीशीज. कुछ ग्रास स्पीशीज में ये एपीब्लास्ट पाया जाएगा जहां पे क्या होगा, ये एक रेमिनेंट है सेकेंड कॉटिलेडन का. ओके, यहां तक हमने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ लिया और एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है डाइकॉट में और मोनोकॉट में, वो दोनों समझ लिए हैं. ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम आ सकते हैं सीड के ऊपर. ठीक है, क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं, जो हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया है और एंडोस्पर्म दोनों पढ़ लिए हैं. एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में से पहले एंडोस्पर्म बनना शुरू होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके. ओके, तो अब देखो एम्ब्रियो जिसके अंदर बन रहा है वो हमारी सीड है. सीड कहाँ से बन रही होती है, हमारी ओव्यूल से. कहाँ से बनती है, ओव्यूल से. ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो होता है जो सीड के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है. तो सीड जो होती है हमारी, कुछ 3 टाइप की सीड यहाँ पे डिवाइडेड है. देखते हैं क्या है. अ सीड इज डिफाइंड एज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंटेनिंग एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड विद इन प्रोटेक्टिव कोट्स. सबसे पहली देखो क्या है हमारी एंडोस्पर्मिक, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पे एंडोस्पर्म बचा रह जाता है. एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस. Endosperm is retained in mature seeds to store nutrients. इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, wheat, maize, barley और castor. इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा एंडोस्पर्म बचा रह जा रहा है. ओके, इसके अलावा कौन सी हमारी नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. मैंने ये बात ऑलरेडी कर चुकी है. एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा और नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें पूरा कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर. इसका एग्जांपल क्या है, पी, बीन और ग्राउंडनट. ओके, इसके अलावा एक और तरह की सीड होती है जिसको हम पेरिस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है, जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता है हमारा न्यूसेलस. पढ़ाया था मैंने जब मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था. तो ये जो हमारी ओव्यूल होती है, इसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसको सराउंड करता है ये पूरा न्यूसेलस. ठीक है, ये हमारा न्यूसेलस रीजन है. ओके, तो ये न्यूसेलस के रेमिनेंट्स जहां बच जाते हैं वो है हमारी पेरिस्पर्मिक सीड्स. सीड्स वेयर रेमिनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल न्यूसेलस persist as a thin nutritive layer called perisperm. ये जो न्यूट्रिटिव लेयर बची है न्यूसेलस की, उसका नाम पेरिस्पर्म है, इसलिए उन सीड्स को हम कह रहे हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स. ओके, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लैक पेपर और बीट. यहाँ तक समझ में आ गया सीड्स किन किन टाइप की है. इसके बाद हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सीड का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, सीड जो है सबसे पहले तो उसकी कोटिंग के बारे में देखेंगे. ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसके अंदर क्या प्रेजेंट है. जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है सीड की, वो 2 लेयर से बनी होती है. जो हमारी सीड होती है उस पे 2 लेयर की कवरिंग होती है. ओके, जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं टेस्टा और जो इनर होती है उसको हम कहते हैं टेगमेन. ओके, 2 लेयर हैं हमारे सीड को कवर करने के लिए. ओके, टेस्टा और टेगमेन. इसके अलावा यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां से क्या होता है हमारे, जब ये सीड ओव्यूल थी तो वहां पे माइक्रोपाइल रीजन से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है यहाँ पे. उसके बाद सीड कोड, जो हमारे आउटर कवरिंग है, इसको हम सीड कोड कहते हैं. इसके अलावा सीड के अंदर क्या पाया जाएगा, एंडोस्पर्म पाया जाएगा. एंडोस्पर्म होगा तो एंडोस्पर्मिक, नहीं होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक क्या है, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं. सीड कोड, टेस्टा आउटर रफ लेयर, टेगमेन इनर डेलिकेट लेयर, माइक्रोपाइल स्मॉल पोर अलाउिंग एयर एंड वाटर एंट्री ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ठीक है, इसके बाद देखो एंडोस्पर्म कैसे बनता है वो भी हमने पूरा देख लिया.
एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन एंडोस्पर्मिक सीड्स ऑब्वियसली। उसके अलावा क्या है, एब्सेंट और कंज्यूम्ड इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये होता है हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू। किसको न्यूट्रिशन देता है, एम्ब्रियो को। नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का भी अभी हम स्ट्रक्चर देखते हुए ही आए हैं। इसमें क्या है, हमारी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कॉटिलेडन्स है, मोनोकॉट होगा तो एक कॉटिलेडन, डाइकॉट होगा तो दो कॉटिलेडन, प्लिम्यूल रहेगा और रेडिकल रहेगा। प्लिम्यूल क्या होती है, हमारी शूट टिप, रेडिकल है हमारी रूट टिप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो कहां पे बन रहा है ये, जैसे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देखो क्या बना रही हूं मैं, ये तो हमारा अंदर का एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूसेलर रीजन है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट्स बना रही हूं मैं। ये पूरा पढ़ रखा है हमने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर रहता है। इसमें जो बाहर के ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, क्या है, ये बाहर के इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्या कन्वर्ट होते हैं आगे, जो हमने अभी यहाँ सीड कोड पढ़ा है, ये सीड कोड पढ़ा है हमने, ये टेस्टा टेगमेन, ये कौन बना रहे हैं हमारे, ये इंटेग्यूमेंट्स बना रहे हैं। ओके, ये तो हमारा एम्ब्रियो सैक है। ओके, ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है ये भी हमें सीड के ऊपर दिखता है। ओके, ये बन गई हमारी सीड। और ये जो हमारा अंदर मैंने बताया एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर बनता है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म, और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी इसके अंदर। अब समझ में आ गया कि ओव्यूल से, ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल से सीड में ट्रांजिशन कैसे हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ सीड समझ में आ चुका है और सीड के टाइप्स भी क्या हैं वो भी समझ गए हैं। देखो इस डायग्राम से और समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये डाइकॉट की सीड है, ये मोनोकॉट की सीड है। यहाँ पे देखो ये सीड कोड प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये देखो, ये रहा हमारा प्लूम्यूल जो क्या बनाएगा, हमारा शूट बनाएगा। यहाँ पे देखो रेडिकल है हमारी, जो क्या बनाएगी, हमारी रूट बनाने वाली है। ओके, और यहाँ दो कॉटिलेडन्स है जो सीड लीव स्टोर फूड फॉर दी एम्ब्रियो। ठीक है, क्या कॉटिलेडन्स फूड स्टोर करके रखेंगे एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि ये डाइकॉट है। मोनोकॉट में देखो क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल हम मेज ले लेते हैं। इसमें क्या है, पेरिकार्प है, क्या है, सीड कोट है। ओके, इसके बाद यहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये पूरा एंडोस्पर्मिक है, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा हुआ है। इसके बाद ये है हमारा एक सिंगल कॉटिलेडन, ये है हमारा एम्ब्रियो का रीजन। ये तो हमारा एंडोस्पर्म है, ये है हमारा एम्ब्रियो का रीजन। एम्ब्रियो में हमारा रहेगा स्क्यूटेलम जो कि एक सिंगल कॉटिलेडन है, हमने मोनोकॉट वाले एम्ब्रियो में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्लूम्यूल रहेगा जो शूट बनाएगा, रेडिकल जो कि रूट बनाएगा। दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए किसके, सीड के, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सीड की वायबिलिटी क्या रहती है। सीड की वायबिलिटी क्या रहती है, ओके, मतलब सीड कब तक फंक्शनल रहेगा। ओके, इसका ड्यूरेशन देखो, ड्यूरेशन फॉर विच सीड्स रिटेन देयर फंक्शनल कैपेसिटी टू जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशंस। वेरिएबिलिटी रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स, एग्जाम्पल ऑक्सैलिस, टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। रिकॉर्ड वायबल सीड कहाँ मिली है हमें, देखो एग्जाम्पल इसके अंदर ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो कि हमें आर्कटिक ल्यूपिन कहते हैं, ये कहाँ से मिली है हमें, आर्कटिक तुंद्रा से मिली है, जो कि 10,000 ईयर्स बाद भी जर्मिनेट होके दिखाई है। किसका एग्जाम्पल है ये, वायबल सीड जो 10,000 ईयर्स के बाद भी हमें मिली है। इसके अलावा फिनिक्स डैक्टिफेरा, डैक्टिलीफेरा जो कि डेट पाम हम जिसको कहते हैं, वो कितनी पुरानी सीड मिली है हमें, 2000 साल, 2000 ईयर अगो वाली सीड मिली है। कहाँ से मिली है, किंग हेरोड के पैलेस से मिली है जो कि डेड सी के पास था। ओके, मतलब अलग अलग सीड में अलग अलग वायबिलिटी का टाइम रहता है, कब तक वो फंक्शनल रह सकती है, कब तक जर्मिनेट करके नया प्लांट बना सकती है। ओव्यूल वर्सेस सीड काउंट, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ सीड्स पर फ्रूट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन
नंबर ऑफ ओव्यूल्स, जितने ओव्यूल बनेंगे उतनी ही सीड बनेगी। एक सेकेंड, जितने ओव्यूल बनते हैं उतनी ही सीड बनती है, उससे ज्यादा सीड नहीं बन सकती, वही कह रहे हैं यहाँ पे। प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, ओरोब्रैंके एंड स्ट्रीगा प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स पर फ्रूट, क्योंकि वहां पे ज्यादा ओव्यूल बनने लग जाता है। ओके, यहाँ तक हमने पूरे सीड के बारे में जान लिया है। इसके बाद बस हमारे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ हम आगे इस चैप्टर में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट PYQs रहे हैं हमारे नीट में और CBSE एग्जाम्स में, ठीक है, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लीव कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल हाई मार्क्स अकेडमी, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।